अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुंदस खान, ज़मीर हैदर और एहतशामुल हक के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गरम है। आज ज़मीर साहब, एहतशाम साहब, आपने अभी ये शॉट भी सुना, हम अरसे से न्यूज़ भी सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का एटीट्यूड क्या रहा है। इंडियन चाहे मीडिया है, चाहे उनके सेलिब्रिटीज़ हैं, वो किस तरह जो है न्यूज़ रिसीव कर रहे हैं। और फिर आपने ये जो एस दलत का अभी शॉट सुना जिसमें उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट, उनको बिलिटल करने से इमरान खान को आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपने अल्टीमेटली उनसे बातचीत करनी ही है। ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था ऑन इंडियाज बिहाफ कि उनको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके। अल्टीमेटली आपको जो है बात करनी पड़ेगी। तो एक तरफ इस तरह की बातें हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रही है, दूसरी तरफ हमें जो है पता चल रहा है, हमारी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल और भारत मिलकर जो है हमला करने का मंसूबा बना रहे थे, जो कि हमें पता चल गया है। व्हेन विल दे लर्न, एहतशाम साहब, इनको कब समझ आएगी कि दिस इज समथिंग दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर ईदर ऑफ द पार्टीज? देखिए सुंदर, 70 साल की तारीख में हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैं ये पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ कि जो हमेशा इस तरह के बड़े वाक़े के बाद, यानी दहशतगर्दी का वाक़या कहीं भी हो, हम तो कंडेम करते हैं कि पुलवामा का वाक़या हुआ, लोग कहते हैं ठीक है फ्रीडम फाइटर थे, जो कुछ भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल ओपिनियन पाकिस्तान के हक़ में गई, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। OIC आप देख लें, हमारे 44 ममालिक हैं वहाँ पे, हमेशा मुअज़्ज़ज़ खान लहजा होता है। इतना स्ट्रांगली वर्डेड उनका कंडेमनेशन आया है कश्मीर के ऊपर कि इंडिया की गवर्नमेंट हिल गई है। आज लोग सवाल पूछते हैं कि सुषमा स्वराज गई थी, कौन सी सफारती कामयाबी हासिल की आपने OIC में जाके। लेकिन बात यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट इज़ फास्ट लूजिंग इट्स ग्राउंड। अब जिस तरीके से ज़मीर क्रॉस द बोर्ड आप देख लें, सफारतकार साबिक देख लें, उनके साबिक जर्नैल देख लें, सहाफ़त तल्लुक़ रखने वाले थिंक टैंक, सोशल मीडिया के लोग सारे एक बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं एक तो आपने झूठ बोला, आपने हमें गलत बयानी से बताया कि आपने ये मार्का किया, अगरचे नहीं हुआ। दूसरा वो कहते हैं कि ये एम्बैरसमेंट हमारे लिए थी। पाकिस्तान ने ये पहला राउंड बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सफारती महाज पे, सियासी महाज पे और इंटरनेशनल महाज पे जिस तरीके से जीता है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की सुबकी हुई है। अब आ गया सवाल सुंदस आपका। देखिए ये जो एम्बैरसमेंट इतनी ज़्यादा हुई है, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कोई हुकूमत जो है ना इस वक्त जो इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ में है, वो कोई बेटर सेंस वहाँ प्रिवेल करेगी और ये काम आगे लड़ाई झगड़े वाला नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको ख़बर के तौर पे बता सकता हूँ, वैसे तो ये ख़बरें चल भी नहीं हैं, लेकिन आज की लेटेस्ट मेरी इत्तला है कि हमारा हाई अलर्ट है चारों तरफ हमारा, क्योंकि अब सबको पता है कि ये शरारत, मिस एडवेंचर मोदी फिर करेगा, क्योंकि जूं दबाव बढ़ रहा है ना, जूं ज़मीर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि आपने झूठ बोला। आज उनका एयर चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नादम बैठा हुआ था, कहना जी डोंट आस्क दिस क्वेश्चन कि जी वो 360 मरे थे, 700 मरे, कहना जी हुकूमत का जवाब। देखिए ये क्या बात है। आज उनके सारे लोग सवाल कर रहे हैं ज़मीर, जो पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में, इवन जो उनका मसाहिबाना मीडिया ना, वहाँ पे भी थोड़ी सी शर्म आया उनको आई है कि एक, मैं कहता हूँ 50% नहीं तो 20-25% मीडिया ने भी सवाल, पिछले 3 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उनके साइड ब्लॉक में हुई है, या जाके उनके इंटेलिजेंस वालों ने किया है या एयर चीफ ने किया है, वहाँ पे उन्होंने सवाल पूछे कि जी आप बताएं ये जो वाक़या हुआ था, ये वाक़या हुआ था, क्या वाकई आपने अपना क्या कहते हैं पाकिस्तान का F-16 मार गिराया? जवाब आता है जी नहीं, कोई सबूत नहीं, किसी चीज़ का आपने सबूत दिया, बल्कि एक जुमला कहूँ आखिर में उन्होंने कहा कि जी डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, हमने जो काम किया इसके सबूत बंद मांगे। अब आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा अहमकाना बात क्या होगी? ज़मीर के कोई आपसे पूछे, आपका दावा है आपने ये काम किया, सबूत ना हमसे मांगो, तो ये बात है? और सारी दुनिया सबूत मांग रही है जी। अच्छा, मैं ज़मीर साहब बताएगा, आपने ये भी बात की कि सबूत दें या जो तैयार इस्तेमाल हो, राफेल की बात दोबारा बीच में जो है वो आ गई, राफेल कंट्रोवर्सी जिसको कहा जा रहा था, उन्होंने खुद जो है ये क्लेम भी किया है कि अगर वैसे मुझे समझ नहीं आती कि मोदी ये क्लेम क्यों कर रहे हैं कि ओहो अब जो है हमें सफ़र करना पड़ता है, हमारे पास अगर वो होते तैयार तो बेहतर हो जाता। और राहुल गांधी ने भी यही कहा है कि ये जो इन्होंने डील अपनी पोलिटिसाइज कर दी थी एंड एवरीथिंग, अब सफ़र जो है वो हमारे पायलट्स कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई ये सिर्फ जो है अब टेक्नोलॉजी को ब्लेम करें कि ओहो वी वेरी स्किल्ड, वी कुड हैव डन बेटर? ये वो ही कहते होते हैं ना कि लड़ाई में जो मुक्का या थप्पड़ बाद में याद आए वो अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए, और मोदी साहब वही कर रहे हैं कि अब उनको राफेल याद आ गए कि अगर हमारे पास राफेल टेक्नोलॉजी होती, वो जहाज होते, तो हम जो है वो देख लेते। बात यह है कि जंग में हौसला सबसे ज्यादा अहम। आपको जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी हो, आपकी मिलिट्री पावर हो, आपकी मिलिट्री गैजेट्स हो, सब कुछ हो, लेकिन हौसला जो है वो बड़ा मैटर करता है। और वहां पे अब जो सूरत हाल है
कि उनका मोरल इतना डाउन हो चुका हुआ है, इतना, और ये वो लिख रहे हैं उनके अपने रिटायर्ड एयर पायलट्स, फाइटर पायलट्स जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि मेरी बात हुई है कमांडर नॉर्थ से और उन्होंने कहा कि जी वो तो बहुत ही मोरल डाउन है। अब मजे की बात ये है कि ये जो जिस दिन हमारे पीछे ये भागते हुए आए थे मौसूफ अभिनंदन जो चाय पी के गए हैं, ये जब हमारे जहाज गए थे अंदर वहां पे JF-17 गए, और अभी फिर एक कंट्रोवर्सी बनाई इंडिया ने कि जी F-16 को ने मारा है, और फिर वो ताकि वो एक हमारा कन्वेंशन था उनके साथ जब हमने F-16 बाय किए थे कि हम एग्रेशन के लिए नहीं सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि तो वो डिफेंस ही था, तो डिफेंस ही। लेकिन इंडिया ने कहा ना कि जी वो हमारी सरहदों के अंदर आए एग्रेशन के लिए, और वो F-16 नहीं गए थे, वो JF-17 थंडर गए थे, और उस दिन भी हमने बात की थी, और वही फिर वापस लेके आए थे, और फिर उन्होंने वो तो उनको समझ ही नहीं आ रही ना, वो तो कह रहे हैं ही नहीं ना, तो उनको अच्छा। अब मजे की बात यह है कि एक तो वो अपना पहले वो Su-30 वो जो रशियन फाइटर जेट है वो भी नहीं मानते कि जी वो भी गिरा है, हालांकि वो भी हमने मार गिराया, हमारे ही जहाजों ने मार गिराया हुआ। दूसरा है शाम साहब, अब मेरे पास एक ऑथेंटिक रिपोर्ट थी सुंदस के कुछ जो टारगेट जहां हम अंदर गए थे, हमने जो 6-7 टारगेट लॉक किए थे, उसमें एक जगह वो थी जहां पे एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टारगेट था, और अगर वो उस तरह ही मनोहन वो टारगेट लॉक कर जो किया था, अगर वहां पे ही फायर किया जाता तो इस वक्त इंडिया की सिचुएशन डिफरेंट होती। इतना मोरल आपका गिर चुका होता। मैं बताना नहीं चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दिस इज ऑथेंटिक रिपोर्ट। और उसके बिल्कुल आप समझ लें कि उस टारगेट के पैर में बम मार के आगे कि भाई ये तुम बैठे हुए थे यहां पे, हमें मालूम था लेकिन हमने तुम्हें नहीं मारा। अब बात यह है कि ये कुछ छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीजें जो हुई हैं वो सुंदर और शाम साहब, बात यह है कि जो रास्ते थे ना इनके, वहां पे भी जो मिलिट्री एड आ रही थी और जो है वहां पे भी हमने डैमेज किया है। अब बात यह है कि हमने ठीक है हमने जानी नुकसान जो है अवॉइड किया है, और जिस तरह इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम गए हैं, हमने सिर्फ अटैक वहां पे किया है जहां पे कोई जान किसी की ना जाए और ना ही, और वो और उसके बाद फिर वो वापस आए। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल के बाद डॉक्टर मोईद पीर ज़्यादा सीनियर तेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले यही बताइएगा ये जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो है हमारी इंटेलिजेंस ने हमें दी है कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का मंसूबा जो है वो बनाया था। हमारी कोशिशें हैं कि डी एस्केलेट किया जाए सिचुएशन को, और अब हमें नए मंसूबे जो है उनका पता चल रहा है। तो क्या ये भारत का कोई इरादा नहीं है कि वो फाइनली जो है सिचुएशन को काम डाउन होने दे या पीस की तरफ या मुज़ाकरात की तरफ चले? देखिए, पहली तो बात ये कि ये चीज हमें अब से 3-4 दिन पहले पता चल गई थी। आज 4 मार्च है। आज बहुत ज्यादा लोगों को इसकी ब्रीफिंग मिली है गवर्नमेंट सोर्सेस से, लेकिन ये चीज हमें अगले दिन ही पता चल गई थी कि भारत का ये मंसूबा था कि पाकिस्तान के शहरों के ऊपर ये मुख्तलिफ की एरियाज के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स की जाएं और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तानी हुकूमत ने डायरेक्टली भारत की हुकूमत को वार्न किया कि अगर आपने ऐसा किया तो हम एस्केलेट करेंगे और हम इससे बढ़ के रिस्पॉन्स करेंगे, और फिर भारत जो है वो बैक ऑफ कर गया। आपका जो सवाल है कि भारत डी एस्केलेट करना चाहता है या नहीं चाहता, देखिए उसकी वजह यह है कि ये इंडिया पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर जंग नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की इलेक्शन बैटल है जिसके अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक जुज़्व एक हिस्सा बन चुका है, जहां पर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की जो पार्टीज हैं जैसे RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, वो सब वहां की ऑपोजिशन कांग्रेस और वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं उनके खिलाफ इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान की बोगी को, वॉर मॉन्गिंग को, टेंशन को, जंग की इस पूरी फजा को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक इलेक्शन होंगे तब तक भारत में कोई इस पे जो है डी एस्केलेशन इफेक्टिव हो पाएगी। डॉक्टर साहब, ये आज जो आपने अभी बात की कि ये जो हमारे पास मिसाइल रिपोर्ट थी और ये वाकई थी, उन्होंने कोई 8 मिसाइल्स का प्लान किया था और हमने 14 को तैयार रखा हुआ था। यकीनन उनको हमारी इंटेलिजेंस ने भी इत्तला कर दी होगी कि अगर आप एडवेंचर करते हैं तो हम उससे बढ़कर एडवेंचर करेंगे। अच्छा, आज जो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मोदी का जो है इलेक्शन एजेंडा है, जिसकी वजह से हम दोनों मुल्क जो है आई बॉल टू आई बॉल खड़े हुए हैं। आज भी इंडियन आर्मी चीफ जो है बिपिन रावत जो है वो फॉरवर्ड लोकेशंस पे जम्मू रीजन में गए हैं आज, और वहां पे जाके उन्होंने अपने जवानों का, अब तो बात यह है कि हमारे यहाँ ठीक है हम भी एक पेज पे हैं, लेकिन वहां पे उनकी फौज को नजर नहीं आ रहा कि सिर्फ और सिर्फ ये मोदी जो है वो हमको इस्तेमाल कर रहा है अपने इंतखाबात के लिए। अब उसके अपनी बीजेपी पार्टी के भी लोगों की बातें सामने आ गई, ऑपोजिशन
पहले से कह रही है, कांग्रेस भी पहले से कह रही है। और दूसरा, अगर जाते जाते बताइएगा कि ये सुषमा स्वराज जो है वो कितना मेडल्स लेके आई हैं OIC से के इजलास में से। देखिए, सुषमा स्वराज तो कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि जो एक सेपरेट रेजोल्यूशन कश्मीर के हवाले से है, उसमें जैसा कि कांग्रेस ने नोट किया, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन मनीष तिवारी ने बहुत शदीद इसकी तनकीद की है कि हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को, द इंडियन टेररिज्म इन द ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की इस्तेलाह जो है वो OIC के रेजोल्यूशन में आई है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये हिंदुस्तान को डिप्लोमेटिक सफारती लेवल पर एक बहुत बड़ी नाकामी हुई है, और कांग्रेस ने यही पॉइंट आउट किया कि इसी वजह से हम OIC के सेशंस में नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ तक तो बात होगी OIC के और सुषमा स्वराज की। जहाँ तक आपका सवाल है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इस पूरे खेल में कैसे खेल रही है, देखिए, इंडिया की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का भी तो एक विजन है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को आपने डिफैंग करना है, डीन्यूक्लियराइज करना है, पाकिस्तान को कंटेन करना है। सो हिंदुत्व की पार्टीज और हिंदुस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान एक अलायंस जो है वो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। और वैसे भी जिस तरह का कंट्रोल हासिल है नैरेटिव शेपिंग पे मीडिया की मदद से नरेंद्र मोदी को, उसका हिंदुस्तानी फौज तो अब उसका एक हिस्सा बन चुकी है। वहाँ खुद बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी के जज्बात जो हैं वो पाए जाते हैं। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जिस तरीके से ये मिलिट्री एक्शन सो कॉल्ड उनका जो था बैकफायर कर गया, इंटरनेशनल ओपिनियन भी देख लें, अखबारात देख लें, बाकी आप थिंक टैंक जो है जिनका ताल्लुक है इनसे मिलिट्री के इश्यूज़ पे, वो सब कह रहे हैं कि झूठ बोला गया, कुछ भी अचीव नहीं कर सका। मेरा सवाल आपसे है कि अब जबकि डोजियर उन्होंने सो कॉल्ड हमें दे दिए, उससे इत्तलात आ रही हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, आप क्या देखते हैं कि क्या हिंदुस्तान बहाना बनाएगा अब जबकि सारी पब्लिक ओपिनियन उनके ख़िलाफ़ है? पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि सारे सफारतकार भी और जर्नैल भी और मीडिया भी और आम आदमी भी हिंदुस्तान को, BJP को जनाब सुना रहा है रात दिन बैठते हुए। अब क्या आपके ख्याल में अनदर क्या आप एडवेंचर मिस एडवेंचर देख सकते हैं आप इस हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है इस मौके पे जो चीज़ हम देखेंगे भारत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से, वो अपने डिप्लोमेटिक लेवरेज को, उनकी जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, उनके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ, फ्रांस के साथ, यूरोपियन यूनियन के ममालिक में, जो उनका एक वज़न है, उस वज़न को वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस सूरत हाल को बदलने के लिए जो ग्राउंड पे वो हासिल नहीं कर सके। देखिए, बालाकोट पे उनके हमले का मकसद गालिबन कभी भी ये नहीं था कि वहाँ 300 लोगों को घायल कर दिया जाए या वहाँ पर किसी सेमिनरी को या ट्रेनिंग कैंप को उड़ा दिया जाए। भारतीय इंटेलिजेंस इतनी भी निकम्मी नहीं है कि उन्हें ये ना पता हो कि वो ट्रेनिंग कैंप जिसको वो हमला कर रहे हैं वो 10-12 बरस पहले से डिसफंक्शनल हो चुका था, वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था। भारतीय अखबारात में उससे 2 दिन पहले ऐसे कॉमेंट भी छपे हैं जिसमें वाज़ेह था कि वो ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी खाली जगह ढूंढ के हमला कर दिया जाए और उसको मीडिया के जरिए एग्जैजरेट किया जाए। उनका मकसद नैरेटिव शेपिंग था। नैरेटिव शेपिंग में वो तकरीबन कामयाब हो गए थे। नरेंद्र मोदी मंडे की रात 26 तारीख को हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर असर हाजिर के वज़ीर आज़म बन चुके थे। ये तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो जवाबी एक्शन था अगले दिन का, वेडनेसडे का 27 तारीख का, उसने उनके नैरेटिव को कमज़ोर कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान के पास इतना डिप्लोमेटिक लेवरेज है, इतनी कनेक्टिविटी है अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, फ्रांस के अंदर बहुत जो है कि वो उस नैरेटिव को अब टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पे ये दबाव डाल के अमेरिका के जरिए कि आप फौरी तौर पर एक्शन लें। मौलाना मसूद अजहर जो आपने अमेरिका का जिक्र किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन जो है उन्होंने पुलवामा के फौरन बाद कह दिया था कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हिंदुस्तान को है। उन्होंने तो ग्रीन चिट दे दी थी हिंदुस्तान को कि हमला करो। अब जबकि नाकामी होगी, आपके ख्याल में अब किस तरह की अमेरिका हिंदुस्तान को धमकी देगा? देखिए, थपकी दे रहे हैं ना। अभी 2 दिन पहले मैंने थर्सडे के दिन माइकल कुगलमैन से बात की थी, उसको आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और चूंकि वो वॉशिंगटन में प्लेस्ड है ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट के साथ, तो उन्होंने हमें ये बताया कि अमेरिका के अंदर जो ज़्यादातर पब्लिक ओपिनियन थी, जो लोग मैटर करते हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उन सब का ख्याल था कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर हमला जो करने का, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का या बालाकोट पे हमला करना जो है वो भारत का हक है। और उनमें से कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि पाकिस्तान एक जवाबी कार्रवाई करेगा। अब जबकि जो इसमें जो सरप्राइजिंग चीज़ हुई है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी जवाबी कार्रवाई की है और एक ऐसी मिलिट्री परफॉर्मेंस दिखाई है अपने से बहुत बड़ी इंडियन एयरफोर्स को एंगेज करने की और मिलिट्री को चैलेंज करने की, जो अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन या बरतानिया की पब्लिक ओपिनियन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन उन लोगों ने हथियार नहीं फेंके हैं। देखिए, एक तरफ से हम सुन रहे हैं बिल्कुल क्रेडिबल जराए से कि 27 तारीख को इजरायली फोर्सेस भी मौजूद थी राजा
राजस्थान के डेजर्ट एरिया में पाकिस्तान पे मिसाइल स्ट्राइक करने के लिए। तो एक तरफ आपको इजराइल नजर आता है, अमेरिका नजर आता है, ब्रिटेन और फ्रांस का रोल भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो आपको एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें भारत के पास बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक लेवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। वो पीछे नहीं हटेंगे, वो इसको लेकर आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन वो जो आपने भी कहा कि अमेरिका में, खासतौर पर वॉशिंगटन में जो है वो ये तासुर था कि जी इंडिया को जो है जवाब देना चाहिए, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक तो ये कि उनके लॉबिस्ट जो हैं वो वहां पे पाकिस्तान से ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और एक काफी तवील अरसे से कर रहे हैं, और वो पैसा भी बहुत खर्च करते हैं। और आपको मालूम है कि लॉबिस्ट फर्म्स हायर करना इतना आसान नहीं है, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सका। दूसरा, आपने कहा कि मसूद अजहर के हवाले से अमेरिका भी जोर लगाएगा, तो ये तो वही फिर पुरानी नैरेटिव चल पड़ा जो पहले हमारे ऊपर था कि जी डू मोर, और फिर हमारे ऊपर कि जी हमने सेफ हेवन्स रखे हुए हैं, यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, जहाँ के हालांकि कुछ दिन पहले ही बहावलपुर वाला जो है वो पूरी दुनिया को मीडिया के जरिए दिखा दिया गया कि वहां पे इस किस्म का कुछ नहीं है, बच्चे आम बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। देखिए, ये सही है कि अब ट्रेनिंग कैंप्स एक्टिव नहीं हैं। जो ट्रेनिंग कैंप्स 2002 या 3 तक एक्टिव थे 90s में, और जो एक पूरी ओपन पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी और उसमें जहाद को सपोर्ट करना कभी भी कोई ढकी छुपी पॉलिसी नहीं थी। चूंकि ये ढकी छुपी नहीं थी, ये एक ओपन और डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। अनलाइक हिंदुस्तान का जो कोवर्ट ऑपरेशन था टीटीपी को सपोर्ट करने का, या बलोच मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने का, या सवात की इंसर्जेंसी में उनका जो रोल था, या कराची में एमक्यूएम की मिलिटेंसी को सपोर्ट करने का जो हिंदुस्तान की एजेंसी का रोल था, वो सब हिडन और कोवर्ट ऑपरेशन थे। उसमें प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के एलिमेंट बिल्ट इन था। लेकिन पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी थी उसमें कोई प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी नहीं थी। तो जो वो पास्ट पॉलिसी थी वो एक पाकिस्तान का बैगेज है। अब चूंकि ये ग्रुप्स खा वो फलाही इदारों का काम करें, या वो स्कूल चलाएं, मदरसा चलाएं, डिस्पेंसरी चलाएं, अर्थक्विक में या फ्लड रिलीफ में काम करें, उनकी जो विजिबिलिटी है वो हिंदुस्तान के मीडिया और ज़राए इब्लाग के हाथों में एक एम्यूनेशन है। और पाकिस्तान पे अब ये दबाव अमेरिका का है कि आप ये सारी विजिबिलिटी इसकी खत्म करें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी चाहिए ताकि जब वो एक्शन करें भी इन ग्रुप्स के खिलाफ, तो इसको बालाकोट की इंडियन स्ट्राइक से डिस्कनेक्ट करें। वरना ये लगेगा कि नरेंद्र मोदी एक इतने स्ट्रांग वजीर आजम हैं कि उन्होंने बालाकोट की स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान की पॉलिसी को बदल दिया है। पाकिस्तान को इसमें एक बेहतर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी चाहिए। अब क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ये हुकूमत ला सकेगी या नहीं ला सकेगी, ये भी क्लियर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बाट कर रहे हैं। इस पर एक छोटी सी ब्रेक कटा, वापस आके इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान सिफारती जंग किस तरह जो है वो जीत सकता है, जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं वो क्या हो सकती है, किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। The OIC passed a resolution, and in that resolution they said recent wave of Indian terrorism in occupied Jammu and Kashmir that have resulted in the deaths of 48 people in the month of November alone, making 2018 one of the deadliest years in the history of occupied Jammu and Kashmir in more than a decade, with over 450 casualties. We would like to ask the Prime Minister of India, we would like to ask the External Affairs Minister of India, is this your diplomatic achievement? That you got India labeled as a terrorist state? Are we occupiers in Jammu and Kashmir? Is this your great diplomatic achievement? वेलकम बैक टू शो। जी डॉक्टर साहब, आपने ये सुना जो मनीष तिवारी ने भी इस वक्त कहा, फिर आपने जो है बात की कि एक डिप्लोमेटिक लेवरेज है इंडिया के पास जिसको वो हमेशा जो है वो यूटिलाइज करता है। क्या ये जो हॉस्टिलिटीज वो करता रहा है ये अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को नजर नहीं आई? क्या ये एटीट्यूड जो इस वक्त भी है जो इंतहाई हॉस्टाइल है, और जो पाकिस्तान का इंटर्न जो है वो इससे बहुत आराम से जो है डील कर रहे हैं, वाइजली डील कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये नजर नहीं आता ये सिफारती सतह पे कैसे कामयाबी हासिल करेगा पाकिस्तान फाइनली? देखिए, हम इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं कई दफ़ा उसको समझते हैं जैसे ये कोई इंसाफ की या वैल्यूज़ की जो है जंग है, जहाँ पे लोग कॉमन सेंस के ज़रिए या इंसाफ के ज़रिए या एक फेयर प्ले हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। रिलेशंस में कोई, हाँ, अनफॉर्चुनेटली बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में या बैनुल अक़वामी लॉ के अंदर
कोई फेयर प्ले नहीं है। हिंदुस्तान 1.3 बिलियन लोगों की $3 ट्रिलियन अ ईयर की मार्केट है, जिसमें तमाम मेजर जो कंट्रीज़ हैं वो उस मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। एक तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं मगरबी, खा वो बरतानिया हो, खा वो यूरोपियन यूनियन और फ्रांस और जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये तमाम ममालिक अब हिंदुस्तान को चीन के मुकाबले में एक काउंटर वेट के तौर पर देखते हैं, और जाहिर है उस वजह से पाकिस्तान को एक जो है तकरीबन एक हॉस्टाइल स्टेट के दुश्मन स्टेट की नज़र से देखते हैं। तीसरा पहलू ये है कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अर्बन मिडिल क्लास है जिसकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है उसके डायस्पोरा की, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोपियन यूनियन में, जीसीसी कंट्रीज़ में, जिसमें बहुत बड़ी तादाद लिखने लिखाने वालों की है जो अंग्रेज़ी में ना सिर्फ लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, किताबें लिखते हैं। सैकड़ों किताबें हर बरस छपती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, फिक्शन के हवाले से, कल्चर और सिविलाइजेशन के हवाले से। तो हिंदुस्तान का जो लेवरेज है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वो पाकिस्तान के लेवरेज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और हिंदुस्तान में हुकूमत राइट विंग की हो या लेफ्ट विंग की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो उस लेवरेज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैटर ही नहीं कर रहा कि पुलवामा के अटैक की कोई एविडेंस है, पुलवामा का अटैक किसने किया, इंटरनल था, एक्सटर्नल था, कश्मीर बेस्ड ग्रुप्स ने किया, पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स ने किया। हिंदुस्तान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने झूठ को सच और हमारे सच को झूठ बना के दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, और दुनिया के अपने अपने मुफादात हैं। सो ये मुश्किल किस्म की जद्दोजहद है। डॉक्टर साहब वेरी राइट, लेकिन अभी ये जो तिवारी की है, मतलब उनका अपना एक पॉलिटिशियन ऑपोजिशन वो एक्सपोज कर रहा है देयर डिप्लोमेटिक फेलियर। हम उस फोरम पे नहीं गए जहां पे थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड व्यूज भी थे कि नहीं जाना चाहिए था, कोई कह रहे थे नहीं जाना चाहिए था या ठीक किया ना जाके। लेकिन द थिंग इज दैट कि इस पूरे एपिसोड में सिंस पुलवामा टिल टुडे पाकिस्तान का एटलीस्ट नैरेटिव बाय तो किया गया है, दुनिया भर ने एक्नॉलेज किया है कि भारत जो है वो झूठ बोल रहा है, उनके क्लेम्स गलत हैं। तो उस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि ये इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तान कुछ एडवांटेज ले गया है इंडिया के ऊपर? देखिए, ओआईसी का जो ये रेजोल्यूशन है, ओआईसी का एक मेन डिक्लेरेशन था और एक कश्मीर के हवाले से रेजोल्यूशन था। जो मेन डिक्लेरेशन है उसमें तो कोई जिक्र नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। थोड़ा सा जिक्र है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभिनंदन विंग कमांडर को छोड़ के बहुत अच्छा इकदाम उठाया। जो कश्मीर पे स्पेसिफिक रेजोल्यूशन है उसकी ज़ुबान इस लिहाज से बहुत सख्त है, जिसकी तरफ मनीष तिवारी इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को ऑक्यूपाइंग फोर्स भी कहा गया है, ऑक्यूपायर भी कहा गया है, इंडियन टेररिज्म की वर्ड भी इस्तेमाल की गई है, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की टर्म भी इस्तेमाल की गई है। सो टू दैट एक्सटेंट ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक सेटबैक है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मेजर सेटबैक नहीं है जिससे वो रिकवर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का फैसला जो है ओआईसी में ना जाने का शायद ठीक था, इन द सेंस कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली जिसके ज़रिए उन्होंने ओआईसी को, खास करके यूएई को एक झटका दिया, अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी नाराज़गी से उन्होंने उनको बावर करवाया। ऑन दी अदर हैंड ये आवाज़ें भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या वजह है कि जब यूएई ये डिसीजन कर रहा था और सुषमा स्वराज को बुलाया जा रहा था तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को पहले क्यों ना पता चल सका ताकि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस उस पर रद्द अमल करता। सो एक मिक्स किस्म की सिचुएशन है। जब मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का लेवरेज बहुत है, ओवरऑल लेवरेज उनका बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक लेवरेज ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो हिंदुस्तान का मिलिट्री बिल्डअप है, अब इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं, आप देख लें कि स्वीडन का वो जो डिफेंस का अदारा आया, फिर जितने डिफेंस जनरल हैं और भी वो कह रहे हैं कि 68% जो है ना ये ऑब्सोलीट हो चुका है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील होने की ज़रूरत है मिलिट्री का। अब राफेल तैयारी की मोदी साहब ने बात की, इन सो मैनी वर्ड्स, उन्होंने भी मान लिया कि जी हमारी इस वक्त हैसियत क्या है। और राफेल के हवाले से तो आपने देखा कि वो जो राहुल गांधी है वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि मोदी साहब ने 40 करोड़ रुपए की इसमें कमीशन भी ली है। मेरा सवाल आपसे है कि ये परसेप्शन अगर ये है कि जी हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया ख़ास तौर पे इस काबिल नहीं है, तो ये फिर क्या मोटिव होगा उनका कि वो फिर दोबारा से कोई लड़ाई की तरफ जाएंगे या मिस एडवेंचर करेंगे? देखिए, लड़ाई तो ग़ालिबन वो कोई जंग तो करना भी नहीं चाहते थे। उनका आप बालाकोट का भी अटैक अगर देखें, उसकी जो अब तक फाइन डिटेल्स हमारे सामने आई हैं वो यही है कि उन्होंने थोड़ा सा इनग्रेस और पेनिट्रेट किया, शो ऑफ फोर्स किया, बहुत दूर अंदर नहीं आए, और जब थोड़ा सा अंदर आए पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो वहाँ से उन्होंने
लेज़र गाइडेड बॉम्ब जो है वो थ्रो किए, जिन्होंने अपने टारगेट में इवन मदरसे को भी हिट नहीं किया, वो शायद मदरसे को हिट भी ना करना चाहते हों। देखिए, हमें समझना ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी नैरेटिव शेपिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनका मकसद पाकिस्तान से जंग करना नहीं है। वो उनकी बहुत बड़ी ऐसी इकॉनमी है कि अगर लिमिटेड वॉर भी पाकिस्तान के साथ होती है, जहाँ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हमारी इकनॉमिक हालात बहुत पतले हैं, वहाँ उनकी कम से कम जो मेजर वेस्टर्न कोस्ट पे बम्बई और ये सारे एरियाज़ हैं, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में मिसल्स की जद में आते हैं। वो अफोर्ड नहीं करते कि 2 दिन भी ऐसी जंग हो जिसमें पाकिस्तानी मिसल्स जो हैं वो उनकी वेस्टर्न कोस्ट में, मुंबई में और शहरों पे लैंड करें, या पाकिस्तान एयरफोर्स उन पे हमला। उनका मकसद तो ये है कि डॉक्टर साहब प्लीज यहीं से कंटिन्यू कीजिए, एक छोटी टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू कर रहे थे, आपसे सवाल था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये रिपोर्ट हुआ है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी जितनी भी उनके पास इस वक्त एसेट्स है मिलिट्री, उनको विंटेज जो है कहा जा रहा है 68% ज़्यादा। आप इसका जवाब दे रहे थे कि आगे क्या होगा, ये एडवेंचर हो या इसको मैं मिस एडवेंचर कहूँ, अफोर्ड कर सकते हैं वो अगर कंटिन्यू करें तो? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो पीस है उसको गौर से देखें, वो बहुत बड़ा पीस है, 2-2.5 हज़ार वर्ड का वो पीस है। उसके सिर्फ पहले 300-400 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि कैसे पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट में हिंदुस्तान की एयरफोर्स की जो कमजोरियां हैं वो वाजे हुई हैं। पता चला है कि ये वो फोर्स जिसके ऊपर अमेरिका इतना रिलाय करता है चीन के मुकाबले में, वो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसके पास पुराने हथियार हैं, उसकी ट्रेनिंग ठीक है। उसके बाद का जो 3/4 उसका जो 3/4 हिस्सा है, 66 या 70% जो उसका हिस्सा है उस पीस का, उसमें ये बताया गया है कि कैसे हिंदुस्तान जो है वो चीन के मुकाबले में जोग्राफियाई एतबार से, साइज में, पॉपुलेशन में, मार्केट में मगरब का एक नेचुरल एलाय है, बिल्कुल, जिसकी फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। और बावजूद उसके कि अभी $45 बिलियन का उसका एनुअल बजट है, जबकि ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान का जो एनुअल बजट $8 बिलियन से भी डिफेंस बजट जो है वो कम है। हिंदुस्तान का बजट पाकिस्तान से तकरीबन जी और पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान का बजट 5 गुना, अगर 8 से 5 गुना से भी ज़्यादा है, तकरीबन 6 गुना के करीब है पाकिस्तान के डिफेंस बजट का। लेकिन उसके बावजूद केस ये बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट और ज़्यादा होना चाहिए, उसकी फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है अगर उन्होंने अपने कदमों पे खड़े होकर चीन का मुकाबला करना है। जो 3/4 पीस है उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, बल्कि चीन और हिंदुस्तान का उसमें जिक्र है। तो वो जो पीस इतना कोई अच्छा पीस नहीं है जितना पाकिस्तान में बहुत से लोग उसके पहले 300 वर्ड्स पढ़ के खुश हो गए हैं। बुनियादी तौर पे आप थिंकिंग देखें क्या है। थिंकिंग ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने एक अनप्रोवोक्ड हमला कर दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। लेकिन जब तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने रोबस्ट इंटेलिजेंट काउंटर एक्शन नहीं किया, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इवन चीन और रशिया, चीन ने भी कोई बहुत खुल के स्टैंड नहीं लिया, रशिया ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया। तो जो 5 P5 कंट्रीज हैं, दी ओनली कंट्री जिसने एक रोबस्ट पोजीशन इख्तियार की इंडियन एग्रेशन पे, वो तुर्की था। वरना किसी अरब मुल्क ने खुल के पोजीशन नहीं ली। किसी $45 बिलियन की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपको याद होगा कि जब बंबई धमाके हुए थे 2008 में, तो $45 बिलियन बजट के अलावा उस साल उन्होंने एक और मंजूर किया था। उस साल $170 बिलियन का चाइना का डिफेंस बजट था। अब ये बताइएगा कि जिस तरीके से, जितनी तेज़ी के साथ डिफेंस बजट आपने बताया बढ़ रहा है उनका, हमारा पिछले कई बरसों से स्टैटिक है, वही 5 बिलियन से कम का है। तो आपके ख्याल में ये जो अमेरिका चाह रहा है खड़ा करना हिंदुस्तान को चाइना के और पाकिस्तान के मुकाबले में, हमें चाइना से सपोर्ट वैसे तो हम सबको पता है बहुत तरीके से मिल भी रही है, आपके ख्याल में चाइना किस हद तक हमें सपोर्ट करेगा मुख्तलिफ हवालों में, अब चाहे इंटरनेशनल फोरम हो, चाहे बायलैटरल हमारे ताल्लुकात हो? जी सर, देखिए, चीन, हम यानी ये समझते हैं कि चीन का बहुत दारोमदार है पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज पाकिस्तान वो जोग्राफियाई टुकड़ा है जिसके ज़रिए चीन की स्ट्रेटिजिक और दिफाई हिकमत अमली ऑपरेट कर रही है, गवादर पोर्ट, सीपैक और उन तमाम चीज़ों से। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग अब ये महसूस करते हैं कि पिछले 14
फरवरी के पुलवामा के अटैक के बाद और ख़ास करके 26 तारीख के हिंदुस्तान की ओवर्ट एग्रेशन के बाद चीन को जिस तरह से खुल के पोजीशन लेनी चाहिए थी, पाकिस्तान के साथ आके खड़ा होना चाहिए था, जिस तरह से अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा नजर आता है, उस तरह से चीन ने वो खुल के पोजीशन नहीं ली। अब उसमें एक वजह ये हो सकती है कि चीनी डिप्लोमेसी हमेशा साइलेंट होती है, लो की होती है, वो उस तरह से असर्टिव या एग्रेसिव डिप्लोमेसी इख्तियार नहीं करते जैसे अमेरिका और रूस करते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक फीलिंग जरूर है पाकिस्तान में कि शायद पाकिस्तान को चीन से अपनी नीड्स को बेहतर कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शार्प ब्रेक का टाइम हुआ। अगर इफ यू कैन मोदी को एडवांटेज मिलेगा इलेक्शन में, यस और नो? देखिए अभी द ज्यूरी स्टिल आउट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इससे लेके अगले 4 हफ्तों तक नरेंद्र मोदी क्या हासिल करते हैं, कैसे टर्न अराउंड करते हैं नैरेटिव को जैशे मोहम्मद के हवाले से, उससे उनको फायदा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शेख रशीद साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक टू द शो। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर बताइएगा, आपके बयानात से कौम का मोराल बहुत बूस्ट होता है। अब इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं और हमें पता है कि ये मोदी जो इस वक्त कर रहा है, पहला राउंड हम जीत चुके हैं। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, क्या आगे कोई और एडवेंचर जो है मोदी करेगा? देखिए, जब तक मसला कश्मीर जिंदा है ना जी, मोदी के जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये मसला कश्मीर जिंदा है और कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद, आज़ादी और खून से जो एक तारीख लिख रहे हैं, ये जंग का खतरा तो रह ही रहेगा। और मोदी की 22 सीटें बढ़ती या 80 सीटें या 100 सीटें कम होती हैं, इसका इतना इफेक्ट पड़ने से पहले मोदी एक सोच का नाम है, RRS का शूट ऑफ है। और जिस तरह उसने हिंदुओं को हिंदू तत्व पर इकट्ठा किया है, वो बजाते खुद एक दहशतगर्द है। बिल्कुल। और एक दहशतगर्द जो है दूसरे मुल्क पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। और इलेक्शन जो है हिंदुस्तान में अब फैसला मुसलमान का वोट ही करेगा। 22-24 करोड़ मुसलमान के वो किस तरफ जाता है, वो किस तरफ। और जो 5 रियासतों का इलेक्शन हुआ है उसमें तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन ये जो हालात वाकयात हैं, वो अभी जंग का खतरा तो टला नहीं है। शेख साहब ये बताइएगा कि हम देखें कि बड़ा यूनिक किस्म का कौम ने मुजाहरा किया, जिस तरह इकट्ठी होगी, पार्लियामेंट हमारी इकट्ठी होगी और सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे आ गई। ये भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी वजह बनी हिंदुस्तान के साथ मामलात को डील करने में। अब आइंदा का सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो आपके ख्याल में ये किस हद तक हम कह सकते हैं कि सफारती सतह पर हमें कोई कामयाबी हुई है? देखिए, सफारती सतह की बात नहीं करता। पाकिस्तान की सतह पे तो फौज और सिविलियन गवर्नमेंट एक पेज पे है। और मैंने अपनी जिंदगी में एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को इतना करीब और इतना एक ही लाइन और लेंथ पे नहीं देखा जी, एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं देखा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक ऐसी सोच, ऐसे तदब्बर और ऐसा यूनिक किस्म की पर्सनैलिटी है कि वो फौजी सोचों के साथ साथ इंटरनेशनल अप्रोच भी है उसकी, और अपने घर की तरफ भी देखता है और दुश्मन के घर का भी अंदाजा लगाता है। और वक्त का इंतखाब जो है वो करना पाकिस्तान के सिपहसालार पे खत्म है जी। शेख साहब, ये जो सूरत हाल है पुलवामा वाक़े के बाद, हम अपने पूरे मीडिया को भी लेके चले गए, बहावलपुर भी मदरसा भी दिखा दिया, अभी तक जो है वो मसूद अजहर और दूसरा वो जो हाफिज सईद के नाम आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो हमने अभी तक जो इकदाम उठाए हैं, इससे क्या बेहतरी आएगी इंटरनेशनली? देखें जी, ये दुनिया की सोच बदलती रहती है। एक वक्त खुद अमेरिका ने सारे इन मुजाहिदीन को इकट्ठा किया, और जब रशिया के खिलाफ जंग हो रही थी तो ओसामा के जितने ये कैंप थे ये सारे अमेरिकनों ने मिलके बनाए, और बाद में उसी पे उसने क्रूज मिसाइल डाले। ये जितने तारापुरा में और उस तरफ जो इन्होंने कंधार में और दूसरी तरफ जो हमारे क्रूज मिसाइल, ये सारे इन्होंने मिलकर बनाए थे। और इन सब मुजाहिदीन को, और आप देखें ना, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो है ना, असल में
जितने लोगों को तैयार किया, ये अमेरिका ने तैयार किया, रूस के खिलाफ कर रहा था, बाद में वो खुद अमेरिका भाग गया, इनको हमारे रहम करम पे छोड़ गया। बिल्कुल। और ये आज़ादी में ये आगे जा चुके थे कि ये कंट्रोल नहीं किए जा सकते। अब तो ये प्रेशर पाकिस्तान पे रहेगा जी, जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करते। हम अब दबाव में होंगे। आज वो अमेरिका नहीं है और आज वो रूस नहीं है, आज बदले हुए रूस और अमेरिका है। बिल्कुल। और चीन की सूरत हाल भी आपको पता है कि बड़ी बदली हुई है कि वो खुद एक अपने एक सबसे बड़े सूबे में अजीब मसाइल से दो चार हो जाता है। इसलिए सारी दुनिया जो है ऐसी इंतहा पसंदी के खिलाफ है। बिल्कुल। शेख रशीद साहब बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी से जो है वो बात हो जाए, और यहाँ पर जो शहबाज शरीफ हैं उनसे वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं, उनसे वो बात करने को तैयार नहीं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? शहबाज शरीफ तो चोर है और वो चोरी में मतलूब है, जमानतों पर है, और मोदी से पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता था कि मत करो। और जो बात उसने कही असम्बली में कि अगर करोगे तो फिर याद रखना भरोगे भी तुम। शहबाज शरीफ से मिलना तो कोई इतना बड़ा एजाज नहीं है, और उससे मोदी से भी बात करनी कोई एजाज नहीं है, लेकिन मुल्क की खातिर पास कड़वे को पीने पड़ते हैं। बिल्कुल। शेख साहब, आप बारह ये बात कह चुके हैं नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के बारे में कि अब उनकी सियासत ख़त्म है, अब नहीं आ सकते। कुछ लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब अभी भी मैटर करते हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट एक नरम गोशा उनके लिए रखती है। आप समझते हैं कि वो उनका कोई फ्यूचर इस हवाले से है? मालूम नहीं, मैं नवाज शरीफ खानदान का और आसफ जरदारी की सियासत को खत्म देखता हूँ। चाहे कुछ हम डिलीवर कर सकें या ना कर सकें, ये नहीं होंगे, ये पाकिस्तान की सियासत में नहीं होंगे। मैं नहीं देख रहा जुमा हफ्ता को छुट्टी हो जाए या हफ्ते इतवार को, तो अलग बात है, सोमवार को ये फिर पकड़ देते हैं, उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से छुट्टी होती है। शेख साहब, वैसे तो ये पुलवामा के बाद मामला काफी मुड़ गए दूसरे तरफ, लेकिन जो पहले आप बात करते थे डील या ढील, वो क्या मामला खत्म हो गया या जू के तू है अभी वैसे ही? देखें, मैं जो बात कहता था उस पर कायम हूँ। मैंने आसफ जरदारी के बारे में ये बात नहीं की, मैंने बिलावल के बारे में नहीं की, मैंने मरियम और नवाज शरीफ के बारे में नहीं की। मैंने ढील मांगते हुए नवाज शरीफ को नहीं, शहबाज शरीफ को देखा और कौम को बार बार कहता था। और ये ढील जो मिली है या नहीं मिली है, ये कौम फैसला करे। मैं हर मसले का अलग शेख रशीद में से ना निकाले कौम। मैंने कौम को पहले बता दिया था कि मैंने सुना है और देखा है इसको ढील मांगते हुए, और बाकी किसी को मैंने नहीं देखा, किसी पे मैंने इल्जाम। सर आपने भी सर बिलावल का जिक्र किया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आपके ताल्लुकात अब कुछ बेहतर हो गए, ठीक हो गए? ठीक हो गए। उसने एक्सक्यूज कर ली, उसने कहा आई डोंट नो व्हाट इट्स मीनिंग इज, उसको पता ही नहीं था वो क्या कह रहा था। फिर मैं पढ़ा उसके आगे चिट रख के किसी ने बयान दिलवा दिया, तो अब मैं क्या। शेख साहब, भारत के साथ कशीदगी के माहौल में जिस तरह पार्लियामेंट एक नजर आई, हम देखते हैं कि सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया उन्होंने। आपके ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में भी पार्लियामेंट इस तरह मिल के काम करेगी? अपने मतलब के लिए करेंगे जी, तावन शावन क्या करेंगी। वो अभी केसेस के चैनल से निकलेंगे तो फिर ही कोई तावन की बात होगी ना। अभी तो केसेस की तलवार 15-20 लोगों के ऊपर, 40 लोगों के ऊपर लटक रही है, और उसमें से उनकी जान कैसे छुटेगी। उन्होंने बहुत सारा, ये बेईमान करप्ट लोग हैं, अब अदालतें उनका। लेकिन ये भी इस मुल्क की कितनी अजीब बात। नून लीग वाले कहते हैं कि उनके केस लाहौर में लगे, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि उनके केस कराची में लगे। यार अब देखें, इंसाफ का तराजू देखें कि हर सूबे में वो अपनी अपनी ख्वाहिशें रखते हैं, और ये सारा सिस्टम इस काबिल है कि इसको बदला जाए ताकि इंसाफ का आलम बुलंद हो। अगर इंसाफ का आलम बुलंद होता तो ये चोर इस मुल्क की सीटों में ना होते, ये जेलों में गल सड़ के मर जाते। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब अपना कीमती वक्त दें। सर मुझे आप बताइएगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि विद इन, मतलब अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और काफ़ी दफ़ा ये बात हो चुकी है कि ये इंटरनेशनली जो कुछ भी हो रहा है, एक प्रेशर है, ये जो इंडिया के साथ हुआ, सॉलिडारिटी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि अब जो है अपनी पार्टीज़ में ये होगी। आपको लगता है कि इंशाल्लाह जब ये रेजोल्यूशन हो जाएगी, जब सॉल्व हो जाएगा ये मामला, तो कुछ जो है हालात बेहतर हो जाएंगे? शेख रशीद साहब ने तो कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं हाथ मिलाने की, चोरों से हाथ नहीं मिलाना। जी देखिए, सुंदर क्राइसिस पीरियड में जब पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट करती हैं, बिहेव करती
करती हैं, अपना रवैया बताती हैं, वो सूरत हाल कुछ और होती है। अभी देख लें यहाँ पे जिस तरीके से 6 महीने हो चुके हैं इमरान खान की हुकूमत को, ज़बरदस्त तनाव है बाकी इनके ओपोनेंट के साथ, चाहे जरदारी साहब हैं, शहबाजी साहब हैं, नवाशी साहब हैं, दोनों बड़ी पार्टियाँ पीपल्स पार्टी और PMLN हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आपने देखा जब इस तरह का वाक़या हो तो सारी पार्टी इकट्ठी हो गई, किसी ने भी एक लफ्ज़ भी इमरान खान के बारे में, हुकूमत के बारे में, कारकर्दगी की एक कुछ भी नहीं कहा। सारे के सारे इस वक्त यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बेहतरीन हिंदुस्तान के साथ मुकाबला कर सकते हैं, कौम का मोरल ऊपर लेके जा सकते हैं। जबकि इंडिया में आप देख लें पहली दफ़ा 21 पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो लहदा हो गई हैं, उनको झूठ कह रही हैं, बोल रहे हैं, उनको करप्शन की बात कर रहे हैं कि मोदी साहब का एजेंडा करप्शन है, गलत लोगों को बचाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुकाबले में हिंदुस्तान का नैरेटिव दुनिया में बिकेगा। ये वननेस का मैसेज जो हमारी पार्लियामेंट से गया है, मेरा ख्याल है इसके बड़े फायदे होंगे। अच्छा ज़मीर साहब, मुझे क्विकली बताइएगा, शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो उनको किसी ने लिख कर दे दिया था वो बिलावल ने जो है आगे बोल दिया। आपको क्या लगता है किसने लिख कर दिया होगा जो ये आपस में तनाव था? और देखिए वो जाहिर बात है, वो जरदारी साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि उनके वाले साहब जो है वो दे रहे थे, क्योंकि पहले जो बिलावल की जो लाइन थी वो जरा डिफरेंट थी। बिलावल इतनी एग्रेसिव बातें भी नहीं कर रहे थे, ना वो उनका गुस्सा था, लेकिन वो क्योंकि जब देखा कि जी जरदारी साहब के ऊपर वो जो अकाउंट्स वाली जो फेक अकाउंट्स वाली जो तलवार है, अब वो जो है वो गिरने ही वाली है और उसके ऊपर मामला ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो फिर बिलावल को मजबूरन जबरदस्ती कहा गया कि भाई आप इस तरफ आए, वरना बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब आने वाले दिनों में पार्लियामेंट को जो है वो देखना पड़ेगा कि अभी तक जो काले बादल हैं वो झटे नहीं है। मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं इंडियन एग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है ये एक अभी तक वननेस का जो है मैसेज वो जाते रहना चाहिए। और ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है ना कि जी इमरान खान साहब शहबाज, ये इस वक्त करने वाली नहीं है। बिल्कुल देखिए इमरान खान की इस वक्त जो भी एक्शन है वो इंटरनेशनल है, बिल्कुल के तौर पे टाइम हमारा खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।